नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता चौधरी आज आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी को विदित है कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज और उसके डिविजन्स पर चर्चा की थी, ज्ञान के भाग के ऊपर चर्चा की थी। तो आज उसी क्रम में हम थियरीज ऑफ नॉलेज के ऊपर चर्चा करेंगे, ज्ञान के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ज्ञान का सिद्धांत है उसका नाम है द रिवेलेशन थ्योरी। ठीक है, द रिवेलेशन थ्योरी के अनुसार सत्य वह है जो अथॉरिटी द्वारा कही गई बातों के साथ तालमेल में होता है। अथॉरिटी का अर्थ यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, जो हमारे रिलीजियस थॉट जो होते हैं, जो रिलीजियस नॉलेज जो होती है, वह इस प्रकार की ज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत आती है ना। जो हमारी धार्मिक पुस्तकों में या हमारे धर्म के अनुसार जो सारी बातें होती है उसे हम सत्य मानते हैं ना। तो इसी तरह से हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि रिलीजियस नॉलेज या रिलीजियस थॉट हमारे लिए सत्य के समान है। अब यदि हम ये देखें तो ये जो अथॉरिटेटिव नॉलेज है या ये जो एक आप्त वचन की जो महत्ता है, इसे धर्म के अलावा भी कई प्रकार से इतिहास में स्वीकार किया गया है। कैसे? यदि हम बात करें प्राचीन काल की, तो अरस्तु के समय में अरस्तु द्वारा कहे गए कथनों को ज्ञान की एक अनिवार्य शर्त के रूप में समझा जाता था। कहने का अर्थ यह है कि अरस्तु ने जो बात कही, यदि आप उसी को मान रहे हैं तो आप सही राह पर हैं। कहने का मतलब है वो जो बातें हैं वो सारी बातें कैसी हैं? सही ज्ञान है, सही सत्य है ना, वो वैलिड हैं और अथॉरिटेटिव हैं और रिलायबल हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो गैलीलियो के समय में कुछ स्कॉलर्स ने टेलीस्कोप का यूज़ करने से मना कर दिया था। वो इसलिए कर दिया था क्योंकि उस समय में अरस्तु ने टेलीस्कोप का यूज़ करने के लिए लोगों को प्रतिबंधित किया हुआ था। उसने कहा था कि टेलीस्कोप का यूज़ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि प्राचीन काल में भी किस प्रकार से जो अथॉरिटेटिव नॉलेज है या जो द रिवेलेशन थ्योरी है, इसने इस प्रकार के ज्ञान ने अपनी महत्ता को स्थापित किया हुआ था। तो ये रही हमारी पहली थियरी। अब हम बात करते हैं दूसरी थियरी के ऊपर। दूसरी थियरी का नाम है द प्रेजेंटेटिव थ्योरी। प्रेजेंटेटिव थ्योरी के अनुसार सत्य और वास्तविकता वह है जिसे डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली मतलब बिल्कुल सामने और बिना किसी परिवर्तन के जाना जा सके। अर्थात हम कौन सी तरफ इशारा कर रहे हैं? परसेप्शन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान ही सत्य और वास्तविक ज्ञान है। जो यथार्थवादी हैं वे इस थियोरी के समर्थक हैं, क्योंकि जो हमारी थियोरी का नाम है वो क्या है? द प्रेजेंटेटिव थ्योरी। इसका मतलब जो प्रस्तुत है, जो हम सेंसरी परसेप्शन द्वारा परसीव करते हैं, वही यथार्थ और वास्तविक ज्ञान है। हालांकि इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम आती है, एक समस्या आती है कि इसमें यह बताया जाता है कि जब हम अपने सेंसरी ऑर्गन्स द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो वहां पर परसेप्चुअल एरर होने की संभावना हो जाती है ना। परसेप्चुअल एरर का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो कभी कभी हम उस वस्तु को गलत रूप में परसीव कर लेते हैं। वह वस्तु वह नहीं होती, हम उसकी जगह किसी और को परसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल यह है कि रस्सी को देखकर उसे सांप समझ लेना। लेकिन यहाँ पर इस थियोरी के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि परसेप्चुअल एरर तो होती हैं, लेकिन उन परसेप्चुअल एरर्स को यदि हम फर्दर ऑब्जर्वेशन करें तो उन्हें डिटेक्ट कर उन्हें क्लैरिफाई किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि द प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है कि जब हम किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो परसेप्शन द्वारा उस वस्तु के रूप, गंध, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना ही अपने आप में सत्य और वास्तविक ज्ञान है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, सेंसरी परसेप्शन द्वारा परसीव करते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम जानते हैं वह उस वस्तु की ट्रू और ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी द प्रेजेंटेटिव थ्योरी। अब जो नेक्स्ट थ्योरी है उसका नाम है द रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। ओके,
ये जो थ्योरी है हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे द प्रेजेंटेटिव थ्योरी के साथ में, तभी ये हमें अच्छे से समझ में आएगी। हालांकि कुछ जो सर्टेन रियलिस्ट हैं, जो कुछ यथार्थवादी हैं, वे इस रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी का समर्थन करते हैं। अब ये क्या थ्योरी है? रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है कि जब हम परसेप्शन द्वारा किसी वस्तु को परसीव करते हैं, है ना, परसीव जब करते हैं तो परसेप्शन द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में, है ना, हूबहू परसीव नहीं करते। रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है ना। इसका अर्थ क्या है? अब हमें इसको प्रेजेंटेटिव थ्योरी से कंपेयर करना पड़ेगा, तब हमें ये समझ में आएगा। जैसे प्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है कि परसेप्शन द्वारा हम किसी वस्तु को बिल्कुल यथार्थ रूप में, बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्म में परसीव करते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यदि हमने किसी वस्तु को देखा तो वह वस्तु हमारे माइंड में एंटर कर गई, वही तो कह रही है ना परसेप्शन थ्योरी। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी है वो ये कहती है कि जब हम किसी वस्तु को देख रहे होते हैं, है ना, उसको परसीव कर रहे होते हैं, तो एक्चुअल में, वास्तविकता में हम उस वस्तु को परसीव नहीं कर रहे होते, हम उस वस्तु की इमेज को परसीव कर रहे होते हैं, है ना। यदि एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यदि हम एक कोई 50 फुट बड़ा पेड़ देख रहे हैं या किसी हाथी को देख रहे हैं, तो प्रेजेंटेटिव थ्योरी तो ये कहती है कि आइडेंटिकल फॉर्म में हम उसे परसीव करते हैं, माइंड में वो आइडेंटिकल फॉर्म में हमारे अंदर चला जाता है। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ये कहती है कि नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो हाथी है या वह जो ट्री है, वह जो पेड़ है, उसकी इमेज हमारे माइंड में आती है। मतलब इमेज को हम अपने माइंड द्वारा परसीव करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो हाथी या पेड़ है वो कभी भी अपनी इमेज के आइडेंटिकल नहीं होता, है ना। अब यदि हम इसको देखें तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारे माइंड में क्या है, ब्रेन है, हमने किसी चीज़ को परसीव किया तो हम उसे इमेज रूप में परसीव करते हैं, ना कि यथार्थ में उस व्यक्ति को, उस वस्तु को या जो भी हम देख रहे हैं उसे हम यथार्थ रूप में परसीव अंदर नहीं करते। ये कहते हैं यदि ऐसा होता, यदि प्रेजेंटेटिव थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाए तो वो तो कहती है कि हम यथार्थ रूप में, एक्चुअल फॉर्म में उसको परसीव करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि क्या हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में इतना स्पेस है कि जो हम इतनी बड़ी या विशाल वस्तु को अपने माइंड में अकोमोडेट कर सकें? तो ऐसा जो तर्क है द रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी के द्वारा दिया जाता है। हालांकि जो रिप्रेजेंटेटिव रियलिस्ट हैं वो परसेप्शन और रियल ऑब्जेक्ट के बीच के अंतर की तो बात करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि परसेप्शन द्वारा जब हम किसी वस्तु को परसीव करते हैं तो वह वस्तु एक्यूरेट फॉर्म में हमारे माइंड में परसीव होती है। यहाँ एक्यूरेसी का क्या अर्थ है? यहाँ एक्यूरेसी का अर्थ साइज से नहीं है। यहाँ एक्यूरेसी का अर्थ ये है कि जब हम किसी वस्तु को परसीव कर रहे होते हैं तो वस्तु के अंदर जो भी गुण विद्यमान होते हैं या जो भी उसके अंदर जो भी चित्रित रूप जो उसका होता है, वह सभी गुण जो हैं हमारी उस इमेज के अंदर होते हैं। अर्थात परसेप्शन द्वारा जो इमेज जो हम बनाते हैं अपने माइंड में, वह उस ट्रू ऑब्जेक्ट की एक रिलायबल रेप्लिका होती है ना, विश्वसनीय एक उसका चित्र हमारे माइंड में आता है। ठीक है, तो ये थी हमारी द रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी। अब एक नई थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द कोहेरेंस थ्योरी। ओके, द कोहेरेंस थ्योरी ये कहती है कि एक स्टेटमेंट सत्य है, कोई स्टेटमेंट या कोई प्रपोजिशन सत्य है, ध्यान से सुनेंगे, यदि वह ऐसे अन्य स्टेटमेंट या अन्य प्रीपोजिशन जो ऑलरेडी सत्य हैं उसके साथ में वह कैसा हो, कंसिस्टेंसी में हो, उसके साथ वह तालमेल में हो, उसके साथ में वह कॉन्ग्रुएंट अवस्था में हो। अभी हम इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम इस बात को जान ले कि जो आइडियलिस्ट हैं, जो आदर्शवादी हैं, वे द कोहेरेंस थ्योरी के समर्थक हैं। भाई आदर्शवादी क्या कहते हैं? आदर्शवादी यही तो कहते हैं कि विचार से विचार उत्पन्न होता है, वो विचारों की सत्ता को स्वीकार करते हैं। तो वहाँ पर उसी से हम जो है उसका रेफरेंस लेकर के इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहे हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है यदि वह ऐसे अन्य स्टेटमेंट जो ऑलरेडी ट्रू हैं उनके साथ में कैसा हो, कंसिस्टेंसी में है, उनके साथ वो संगम में हो, उनके साथ वह समानता में हो। ठीक है,
इसके अंतर्गत ये जो हमारी द कोहेरेंस थ्योरी है, यह इस अवधारणा पर आधारित है, इस हाइपोथेसिस पर आधारित है कि ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये अपने आप में एक सिंगल यूनिफाइड और रैशनली कंसिस्टेंट ऑर्डर में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। कौन? ये पूरा ब्रह्मांड। इसका अर्थ क्या है? सिंगल यूनिफाइड का अर्थ क्या है कि एक रूप में, मतलब एक ही है, इसको हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, है ना, एकल रूप में संगठित है। और दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि रेशनली कंसिस्टेंट ऑर्डर में। कहने का अर्थ यह है कि जो कुछ भी इस यूनिवर्स में विद्यमान है, जो कुछ विचार इस यूनिवर्स के बारे में है, वो आपस में एक दूसरे से रेशनली कनेक्टेड है। द कोहेरेंस थ्योरी की एक अनिवार्य शर्त यह है कि सत्य के रूप में जिस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जा रहा है वह अन्य स्टेटमेंट के साथ में कॉन्ग्रुएंट अवस्था में होना चाहिए, मतलब उसका अदर स्टेटमेंट्स के साथ में लिंक होना चाहिए। द कोहेरेंस थ्योरी के अंतर्गत हम एक बात पर और चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ सर्टेन आइडियलिस्ट का ये मानना है कि ये जो पूरा होल यूनिवर्स है ये एक लॉजिक का परफेक्ट फसाड है ना। लॉजिक का परफेक्ट फसाड का मतलब क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रुथ्स मिलकर, पर्टिकुलर सत्य मिलकर आपस में एक कॉन्ग्रुएंट होल का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड में सारी चीज़ें विजिबल हैं और वो जो सारे विजिबल सत्य हैं या विजिबल ट्रुथ जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कैसे हैं? लॉजिकली कनेक्टेड हैं, लॉजिकली जो है इंटरलिंक्ड हैं और आपस में वो एक कॉन्ग्रुएंट होल बनाते हैं। आपस में संगतता दिखाते हुए वो एक एकात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे नई थ्योरी के बारे में जिसका नाम है द प्रैग्मैटिक थ्योरी। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं इसको, द प्रैग्मैटिक थ्योरी को जो हमारे प्रयोजनवादी हैं, जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो जितने भी हमारे प्रयोजनवादी हैं वे इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि सत्य वह है जो हमारे लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी है ना। कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई स्टेटमेंट, कोई आइडिया ज्ञान के संगठन में दोनों तरह से उपयोगी होना चाहिए, है ना। केवल प्रैक्टिकल अफेयर्स का मतलब ये नहीं है कि व्यवहारिक रूप से उपयोगी है, ज्ञान के संगठन में और साथ में लाइफ के प्रैक्टिकल अफेयर्स में यदि वो उपयोगी है ना, तो वह आइडिया जो है वह सत्य के रूप में हमारे लिए प्रभावी सिद्ध हो सकता है। प्रयोजनवादियों का यह मानना है कि जो ज्ञान है या नॉलेज है उसका कार्य थॉट और एक्शंस को, है ना, विचारों को और क्रियाओं को दिशा निर्देशित करना है ना। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि प्रैग्मैटिक थ्योरिस्ट के अनुसार जो ज्ञान, जो सत्य हमारे लिए व्यवहारिक रूप से उपयोगी है, हमारे लिए प्रैक्टिकल रूप से उपयोगी है, वही सत्य है। उसके अलावा हमारे लिए वह ज्ञान या वह सत्य किसी भी काम का नहीं है। अब हम अगली थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम है द इंट्यूशन थ्योरी, है ना। इंट्यूशन से हम समझ पा रहे होंगे कि ये जो है एक रिलायबल और ऑथेंटिक थ्योरी के रूप में नहीं जानी जाती है। क्यों नहीं जानी जाती है? क्योंकि द इंट्यूशन थ्योरी के जो व्यूज़ हैं वो वेरी करते हैं और कुछ अलग जो थ्योरीज है, जो कुछ अदर्स थ्योरीज है उसके साथ कुछ मैच भी करते हैं। कैसे? यदि एक तरफ देखें तो इंट्यूशन थ्योरी जो है वो एक इमीडिएट और मिस्टीरियस सोर्स ऑफ नॉलेज को इंगित करती है ना, जिसे हम ऑथेंटिफाई या जिसे हम प्रूव या वेरीफाई नहीं कर सकते। यदि उदाहरण के तौर पर देखें जो एकदम से हमें समझ में आता है, जैसे कोई कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, ये क्या है? हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, हमें पता नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो इंट्यूशन है वो अलग अलग तरीके से उत्पन्न हो रहा है। और दूसरी तरफ यह ऐसे सेल्फ एविडेंट ट्रुथ या एक्सियोम की बात करते हैं जो अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं, है ना, जो कि एक इमीडिएट अवेयरनेस से उत्पन्न होते हैं। जैसा कि आइडियलिस्टिक थ्योरी के अनुसार कहते हैं ना कि जो विचार है वो कई बार इन्नेट होते हैं, अपने आप एराइज होते हैं। तो कई बार ये जो थ्योरी है ये मिस्टीरियस सोर्स ऑफ नॉलेज को क्रिएट करती है और कई बार ये थ्योरी जो है ये बताती है कि जो सेल्फ एविडेंट थ्योरी है जो कि व्यक्ति के द्वारा इमीडिएट अवेयरनेस द्वारा उत्पन्न होते हैं उसको भी ये स्वीकार करती है। तो इस थ्योरी के जो व्यूज हैं वो थोड़ा सा वैरी करते हैं और इसीलिए इस थ्योरी के व्यूज अदर थ्योरीज के साथ कुछ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड भी होते हैं। अब एक लास्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी। द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के अनुसार सत्य वह है जो रियलिटी से कॉरस्पॉन्ड करता है। कॉरस्पॉन्ड का अर्थ कुछ नहीं है, कॉरस्पॉन्ड का अर्थ है समानता,
है ना। कहने का अर्थ यह है कि कोई सत्य यदि वह रियलिटी के साथ मैच करता है, कोई आइडिया, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रपोजिशन, यदि वह आउटसाइड द माइंड मतलब वर्ल्ड में उपस्थित जो ऑब्जेक्ट हैं या जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं उसके साथ यदि वो कॉरस्पॉन्ड करता है तो वह विचार या वह प्रपोजिशन सत्य है। यदि वह सत्य या वह प्रपोजिशन आउटसाइड वर्ल्ड जो हम देख रहे हैं वहाँ पर विद्यमान वस्तु के साथ कॉरस्पॉन्ड नहीं करता है तो वह विचार या वह स्टेटमेंट या वह प्रोपोजिशन सत्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, अ स्टेटमेंट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ, है ना। अ स्टेटमेंट इज ट्रू if and only if the world it describes is real। एक स्टेटमेंट केवल और केवल उसी अवस्था में सत्य माना जाएगा यदि वह उस संसार में उपस्थित उस वस्तु को प्रदर्शित करता है जो वास्तव में रियल है, मतलब वह वस्तु उस संसार में विद्यमान होनी चाहिए। यदि कोई आइडिया ऐसा है, यदि कोई विचार ऐसा है जो हमारे वर्ल्ड में उपस्थित, हमारे यूनिवर्स में उपस्थित ऑब्जेक्ट के साथ मैच नहीं करता है, मतलब जो हमने बोला भी, उदाहरण के साथ हम इसको देखेंगे कि जो हमने विचार के बारे में बात करी, यदि वह विचार एग्जैक्ट फॉर्म में इस संसार में, इस यूनिवर्स में उपस्थित नहीं है तो वह उसे सत्य नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, द स्नो इज वाइट, है ना। स्नो इज वाइट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ये एक प्रोपोजिशन है। और यदि हम बाहर ऑब्जेक्ट की बात करें, यदि बाहर हमारे सामने एक स्नो रखी है, बर्फ रखी है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जब द स्नो इज वाइट, क्योंकि बाहर हमारे सामने बर्फ है, उसका रंग भी सफ़ेद है, तो हम ये जान सकते हैं कि यह बात या यह स्टेटमेंट या यह प्रोपोजिशन सत्य है, क्योंकि यह स्टेटमेंट या यह प्रोपोजिशन संसार में हमारे सामने जो रखी हुई कोई वस्तु है उस रियलिटी के साथ ये स्टेटमेंट तालमेल में है। हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे किसके साथ में? द कोहेरेंस थ्योरी के साथ में। लेकिन हमें इसके साथ में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, मतलब हमें इस थ्योरी को, जो द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी है, उसे हमें द कोहेरेंस थ्योरी के साथ में कंपेयर करके ये सोचना है कि इस थ्योरी में और जो द कोहेरेंस थ्योरी है इसमें क्या अंतर है। द कोहेरेंस थ्योरी जो थी वो विचारों से विचार की बात कर रही थी, है ना, कि विचारों की ही दुनिया है और जो सारे के सारे विचार होते हैं वो एक दूसरे के साथ लॉजिकली कनेक्ट होते हैं, यही तो बात थी कोहेरेंस थ्योरी में। लेकिन कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या कहती है? हालांकि सर्टेन आइडियलिस्ट हैं वो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। यहां पर ये थ्योरी ये कहती है कि विचार केवल वही सत्य है जो बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में, यदि वह विचार कॉन्क्रीट फॉर्म में मौजूद है। यदि वह कॉन्क्रीट फॉर्म में मौजूद नहीं है, वह विचार जो आपने माइंड में राइज किया है, तो वह सत्य नहीं है। इसी तरह की बातों को लेकर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। कुछ एपिस्टेमोलॉजिस्ट ने ये प्रॉब्लम जताई कि भाई हम कैसे एक मेंटल ऑब्जेक्ट और एक रियल ऑब्जेक्ट का कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों तो विभिन्न डिफरेंट रियल्म से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों की तो जो नेचर है वो डिफरेंट है। कैसे नेचर डिफरेंट है? एक तरफ हम मेंटल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वो मेंटल ऑब्जेक्ट क्या है? वो मेंटल ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, प्रपोजिशन। द स्नो इज वाइट, ये क्या है? ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किससे बना हुआ है? यह स्टेटमेंट शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं या जिसके साथ हम इसको कॉरस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वह क्या है? वह बाहर है ऑब्जेक्ट। और वह ऑब्जेक्ट किसका बना हुआ है? वह कॉन्क्रीट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपने कुछ विशेषताएं हैं, वह मौजूद हैं। तो जो अदर एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या वाकई में हम एक मेंटल ऑब्जेक्ट और एक रियल ऑब्जेक्ट, क्या उसके बीच में कॉरस्पॉन्डेंस देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि एक तो ऑब्जेक्ट है, मतलब फैक्ट है, ट्रू है, और एक क्या है? एक हमारा आइडिया है, एक हमारा विचार है। वह विचार किससे बना हुआ है? वह विचार शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये कैसा कॉरस्पॉन्डेंस है? हम किन दो डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है ये द कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के बारे में हमने चर्चा करी। तो आज हमने थ्योरीज ऑफ ट्रुथ के अंतर्गत हमने निम्नलिखित 7 थ्योरीज के बारे में चर्चा करी। आगे के वीडियो लेक्चर में हम कुछ नए प्रकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।